जरूरत पड़ेगी तो मैं उन पे भी आ जाऊंगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रल कैलकुलस। कल मैंने कहा था कि अगर आपने लार्ज डिस्टेंस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे x को dx 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 कर लिया, तो वो डिफरेंशिएशन हो जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना चीजों को। इंटीग्रेट करना। वो कितना अच्छा मीनिंग बताया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, जोड़ना, छोटी चीज से स्मॉल बड़ी। क्वांटिटीज को जोड़ना। बेसिकली आप ने कभी समेशन का साइन यूज किया था 9-10 तक? यस समेशन सर। है। यस किया। यस सर। इंटीग्रेशन बेसिकली इसका मतलब समेशन ही होता, एडिंग ऑल। मतलब जैसे बॉडी ट्रैवल कर रही है ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मैंने स्मॉल डिस्टेंस लिया इसमें dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। कि ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया तो दैट विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं से मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको पता है। मेरे को, मैंने क्या बोला? फॉर्मूला आपको पता है। मैंने नहीं बोला क्या है फॉर्मूला। कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकालना, ड्राइव करके दिखाना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? करनी पड़ेगी क्योंकि वो सारी वॉल्यूम। हमें इसे छोटे एरिया छोटे टोटल वॉल्यूम्स में इंटू डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उसका मतलब यह है कि हम लेंगे कि ये जो स्फीयर है ये बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स को ज्वाइन करके बना है। बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स को ज्वाइन करके बना है, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स को हमने एक के ऊपर एक लेयर्स लगाते गए तो हमारे पास बड़ा स्फीयर बन गया। ये एक छोटा स्फीयर जो मैंने माना, इसका रेडियस x था, इसकी थिकनेस dx थी। इसका वॉल्यूम कितना होगा? जिससे इसका वॉल्यूम लेटेड बी dv, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कर देंगे तो हमारे को पूरे का वॉल्यूम पता चल जाएगा। सो इंटीग्रेशन का मतलब एडिंग ऑल सच वॉल्यूम्स टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। एडिंग ऑल स्मॉल डिस्टेंसेस विल गिव यू टोटल डिस्टेंस। एडिंग स्मॉल चेंज इन वेलोसिटीज विल गिव यू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है। डिफरेंशिएशन में हम बड़े डिस्टेंस को छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देते हैं, बड़े वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब सबको ज्वाइन करना। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब सारी स्टेट्स के लोगों को ज्वाइन करके एक नेशनल इंडिया की आइडेंटिटी बनानी। सो ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ स्मॉल पार्ट्स टू फॉर्म अ बिग पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इसमें भी अगेन फॉर्मूलाज आएंगे कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम उस छोटे स्फीयर का कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम? एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। फॉर्मूला तो तब भी यूज होएगा। तो फॉर्मूला उसमें रेडियस का यूज होगा ना, या आप ऐसे ले सकते हो कि वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना होता है होलो स्फीयर? अगर रेडियस x है तो वो एरिया कितना हो जाएगा? 4/3 पाई है। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यू विल गेट। सर पर फिर भी हमने फॉर्मूला तो यूज कर ही लिया। हाँ, तो जैसे एरिया का किया ना, वॉल्यूम का नहीं किया। एरिया का निकालने के लिए उसको फिर एरिया का लेंथ से ले लेंगे कि अगर स्मॉल स्फीयर का एरिया निकालना है। हर चीज का मेथड तो होगा ना, मतलब आसमान से थोड़ी टपके हैं ये फॉर्मूले। किसी ने तो ड्राइव किए होंगे पहली बार। हमको नहीं पढ़ाए जाते मैथ्स में। रीजन बिंग मैथ्स का सिलेबस वैसे ही इतना वास्ट है तो वो हर चीज पढ़ाते नहीं है। मतलब कुछ चीजों को कह देते हैं याद रख लो इसको ऐसे ही, बट ऐसा नहीं है कि वो ड्राइव नहीं किए गए, वो फॉर्मूला ड्राइव किए गए। और वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर मैथमेटिशियन कौन सा सुना आपने? सर आर्किमिडीज। आर्यभट्ट। अच्छा, एक बुक आई थी जिसका नाम, मतलब इंग्लिश नाम नहीं है, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। किसने लिखी थी ये? प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स।
ये एक पर्टिकुलर बुक में आपका सिलेबस, अगर मैं 11th-12th की बात करूं, इस एक बुक के अंदर जो फॉर्मूलाज दिए गए और जो कंसेप्ट दिए गए, उन्होंने आपका सिलेबस 40% बनाया। सिर्फ 40% सिलेबस आपका इस एक बुक में से है। तो किसने लिखी थी ये बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सर न्यूटन। आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने सारे जितने फिजिक्स के लॉज हैं वो इस बुक में ही लिखे थे। बीट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, उसके सारे लॉ इस बुक में थे। बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ये जो आप पढ़ रहे हो कैलकुलस, आपका मैथ्स का 50% से ज्यादा सिलेबस है 12th क्लास का। ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली न्यूटन ने कैलकुलस डेवलप कर दी थी। मतलब उसको हम मानते बहुत बड़ा फिजिस्ट है, बट मैथ्स में भी उसकी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं कि मैथ्स के बहुत सारी चीजें न्यूटन ने डेवलप की थी। इसीलिए आइंस्टाइन मानता था कि उसको न्यूटन के हिसाब से बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती जितनी न्यूटन को आती थी। सो एनीवेज, अब कैलकुलस के फॉर्मूलाज, सेम फॉर्मूलाज हम इसमें भी लिखेंगे जो हमने जैसे डिफरेंशिएशन में लिखे। ये दो तो इसके सिंबल का पार्ट होते हैं, मतलब ऐसे एक साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, और डीएक्स फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे उसमें हम डी बाई डी एक्स लिख रहे थे, इसमें हम हमेशा ये टर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होगा। सो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, इसका जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कई बार हम छोड़ भी देते हैं, नहीं लिखते फिजिक्स में, but n should not be equals to -1. n is equal to -1 के लिए फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज अगर n -1 होता तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता? 0. n डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती। तो ये फॉर्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए है, पर n रेज़ टू पावर -1 के लिए नहीं है। सर हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे? जब हम कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, c आ गया साथ में बस। ओके सर ये dx भी नहीं लगेगा? dx भी हट जाएगा जब इंटीग्रेशन कर दोगे। So what is C? c is called constant of integration. अभी मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मली हमेशा ही लगाना है आपने किसी भी चीज की इंटीग्रेशन करोगे। जब हम थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे इस क्लास के, तब मैं सी हटा के कुछ और करूंगा, बट अभी सी लगाना है हमने। सो ये दो फॉर्मूलाज। अब क्योंकि n इज इक्वल टू -1 के लिए मैंने नहीं लिखा, उसका रीजन है कि इसका अलग से फॉर्मूला होता है। ये n-1 है, तो 1/x is log x। कांस्टेंट होगा अगर कोई एनी नंबर या पाई, तो इसका फॉर्मूला होगा कांस्टेंट इनटू x। सर फॉर्मूला 3 सिर्फ n इज इक्वल टू -1 के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ n इज इक्वल टू -1 के लिए है ना, बिकॉज यहाँ पे n-1 है। 1/x मींस x रेज़ टू पावर -1। सर log x की डिफरेंशिएशन 1/x थी तो उसकी इंटीग्रेशन मतलब log x ऐसे है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी हम प्रूफ कर देंगे, होती एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये फॉर्मूलाज, ठीक है। अब मान लो अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट करो x √x को, तो x रेज़ टू पावर 1/2. -1/2। -1/2। ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा आंसर?
n की वैल्यू हाफ, x 3/2 divided by 3/2. प्लस सम कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है या गलत है? देखो ये सम ठीक है या गलत है? x रेज टू पावर n, ठीक है। Yes sir, ठीक है। x नीचे रेज टू वाले पावर n+1 ओवर n+1। तो ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने बोला था इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। अगर मैं आपको ऐसे देता, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी अगर ये y है तो? सर इसकी डिफरेंशिएशन तो सिंपली x 1/2 ही आ जाएगी। 2/3 x रेज टू पावर 3/2 की डिफरेंशिएशन 3/2 x रेज टू पावर हाफ c की डिफरेंशिएशन 0। 0 0। मतलब x रेज टू पावर हाफ को इंटीग्रेट किया तो ये रिजल्ट आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो दोबारा आप x रेज टू पावर हाफ पे ही आ गए, और ये हमेशा वैलिड है। अब जिस टर्म को इंटीग्रेट करोगे जो रिजल्ट आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो फिर क्वेश्चन पे ही पहुंच जाओगे। सो दे आर डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे इससे भी पता चल रहा है 1/x के इंटीग्रेशन log x के डिफरेंशिएशन 1/x 1/x, so they are opposite of each other। सर ये अब 2/3 वाला कैसे आया है? ये कैसे आया? हाँ जी सर, डिनोमिनेटर में क्या है? 1/2। 1/2 प्लस 1 नहीं नजर आ रहा? हाँ जी सर, 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? ओके सर। सर हाँ जी, सर log x में साथ हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे? कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, मतलब नॉर्मल बुक्स ने छोड़ा होता है, आदत डालनी चाहिए, बिकॉज हमें इस जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज नहीं होती, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होती है, उसमें सी वैसे ही हट जाता है। वो कैसे यूज करनी है वो बाद में पता चलेगा, पहले जब ये समझ आ जाएगा इनडेफिनेट वाला पार्ट। Excuse me sir, sir c constant है, मतलब मीनिंग मेरे को समझ आया। सी कांस्टेंट है कि कोई हमें वैल्यू दी जाएगी। मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो अगर जैसे डिस्टेंस को ऐड कर रहे हो तो हमें ये तो बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस ऐड करना है, तो हम इसलिए साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं कि डिपेंडिंग ऑन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक करोगे, वो हमें नहीं गिवन, इसलिए हमने साथ में कांस्टेंट सी लगा दिया, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपकी लिमिट्स क्या है, एक्स कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। तो वो जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे वो नहीं आएगा, बिकॉज हम लिमिट्स लेके करेंगे। मैं बता ही देता हूँ लिमिट्स लेते कैसे हैं। सर पता कैसे चलेगा कब डिफरेंशिएशन करनी है कब इंटीग्रेशन करनी है सम्स में? ओ यार, अगर x दिया है, वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेट करोगे? डिफरेंशिएट। x से v निकालना है तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन b से a निकालना है तो सर फिर से Differentiate। डिफरेंशिएट करना। ऑपोजिट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है तो भी इंटीग्रेट। अब दौड़ा ना करो आगे आगे की चीजें। अभी डिफरेंशिएशन का आपको पता चल गया, ये भी पता चल जाएगा। अभी तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ 4। अब जो आपका सी की प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ फिजिक्स में कैसे दूर होती है। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, इसमें x वेरिएबल होता है, हमने सारे स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड करने, x वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स दी होती हैं आपको a टू b। a टू b का मतलब होता है x की मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू b है। जैसे ऐसे था, a से b तक आपने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन नहीं बदलती, उसका फॉर्मूला वही रहेगा।
और यहाँ ऐसे लिख देंगे a to b। ये जो इसको हम बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपने इंटीग्रेट करना है, दैट इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब लिमिट्स दी होती हैं तो इसके बाद एक स्टेप और करना होता है फर्दर, ताकि हमारे पास डेफिनेट आंसर है। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट कर दो। x की जगह b पुट करूंगा तो क्या आएगा, x की जगह b पुट करूंगा तो यही आएगा bn+1/n+1। इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। अब c नहीं लगाएंगे हम साथ में, अब ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स। फिजिक्स में हमेशा लिमिट्स के साथ ही इंटीग्रेशन होनी है। कल वाला क्वेश्चन याद है, कल हमने कौन सी वैल्यूज ली थी, किसी को मैं एक मिनट देख तो पीडीएफ कल आपको सेंड की थी, उसमें देख लेता हूँ, बिकॉज आपको बताता हूँ फिर ये मतलब रिलेटेड कैसे होते हैं। कल वाले क्वेश्चन को हम दोबारा तो करके ज्यादा यूज कौन सी होनी है, ये दोनों ही लगनी दोनों है? दोनों दोनों लगेंगी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, कल वाले नोट्स में से ही देख रहा हूं मैं। x is equals to -3t² + 6t + 1, और यहां से हमने फिर वेलोसिटी निकाली थी इसको डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी वाज -60 + 6। याद है ये क्वेश्चन किया था कल? Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट बतानी है 2 सेकेंड्स में, और एक शायद फिर 3 सेकेंड्स में भी निकाली थी हमने। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ऐसे। If velocity of bodies find its position after 2 seconds, if initially it is at x is equals to 1। यही था, t is equal to 0 पे x कितना था, t is equal to 0 पे x कितना था, 1। तो मैंने वही कंडीशन ले ली। t is equal to 0 पे इनिशियली इट इज एट x is equals to 1, मतलब t is equals to 0 पे वो x is equal to 1 पे है, तो उसकी पोजीशन 2 सेकेंड्स के बाद बतानी है। मेरे को ये फॉर्मूला दिया है 60 + 6। v is dx/dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx is लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, ये sir. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Position. dx में क्या है, dt क्या है? dx position. सर ये डिस्प्लेसमेंट Change. इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमने निकालनी है 3 सेकेंड्स में, सॉरी 2 सेकेंड्स में, मतलब टाइम वेरीज फ्रॉम 0 to 2 -60 + 6 × dt। अभी मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 60 dt + 6 dt।
this can be written as, I'm trying कि मैं कोई स्टेप छोड़ू ना, ताकि आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं तो मुश्किल ना है। ऐसे लिख सकता हूँ इसे, Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, t रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर n, तो इंटीग्रेशन क्या होगी? 1. 1. x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंशिएशन नहीं करनी, xn plus 1 upon n. तो t रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, t रेज टू पावर 0 मतलब t रेज टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. माइनस 60 स्क्वायर बाय 2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, Minus 3t square. Minus 3t. Yes, sir. and this can be written as 60. अब ये फॉर्मूला देखो जो भी बताया था, कहाँ गया, पिछले पेज पे था शायद। पहले x की जगह अपर लिमिट वैल्यू, फिर x की जगह लोअर लिमिट वैल्यू, फिर दोनों का डिफरेंस, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी है? 2. 2, तो पहले t की जगह 2 पुट कर दो, तो दिस वुड बी 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 square. क्या है ये? 0. कल हमारा आंसर क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। 0. 0. 0. ऐसे भी आ सकता था कि डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स इज 0। सर अगर हम वैल्यू को उल्टा करके डालें, उल्टा करके क्यों डाले? इनिशियल से फाइनल डालनी होती है, फाइनल से इनिशियल आपकी मर्जी थोड़ी है, रूल तो रूल है, और रूल थोड़ी बदल देने हैं आपने। हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू है, ऊपर फाइनल वैल्यू है, उल्टा थोड़ी कर देंगे, नीचे फाइनल ऊपर इनिशियल, हमारी मर्जी थोड़ी है मैथ्स में। So displacement comes out to be 0. This is how these things can be used. कि अगेन फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेथड नहीं है, कल तक क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा था तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते थे। हमने कल 2 मेथड से निकाली थी, एक हमने डिफरेंशिएशन से निकाली थी, दूसरी ग्राफिकल ग्राफ से, और ये तीसरा मेथड हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 प्रूफ करने का। So, हाँ जी, सर पर क्वेश्चन अलग है, तो उसमें डिफरेंशिएशन से हुआ, इसमें इंटीग्रेशन से तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई? आंसर सेम आया ना। अब Yes. ये मैंने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट था या पोजीशन थी? एक्स पोजीशन। position. अब अगर मैं दूसरी साइड को देखता, इनिशियल पोजीशन है x1, फाइनल पोजीशन है x2, और इनिशियल पोजीशन हमें कौन सी दी है? 1। तो अगर मैं पूछूं फाइनल पोजीशन क्या होगी? x2, मतलब फाइनली वो कहां होगा? इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? dx मींस x रेज टू पावर 0 इंटू dx, x रेज टू पावर 0 की इंटीग्रेशन X raised to power 0 plus X 1 upon x1 upon 1 तो क्या आई? x x. upon 1. 1 और x2 लिमिट्स पुट करेंगे तो x2 माइनस 1 इज दिस, और हमारे पास आ गया x2 माइनस 1 इज 0, तो x2 कितना आ गया? मतलब जहां पे वो t इज इक्वल टू 0 पे है वहीं पे वो t इज इक्वल टू 2 पे है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है। ये पूरा जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। पोजीशन बतानी है तो मतलब x2 बताना है, वो 1 है,
t is equal to 0 पे भी x की वैल्यू 1 थी, t is equal to 2 पे भी x की वैल्यू 1 है, दैट मींस नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। आप 3 पे भी ऐसे ही कर सकते थे। अगर मैं 3 पे कर देता तो इधर मेरे पास आ जाता dx 1 to 3 1 to x 3 पे अगर निकालनी है तो, और इस साइड हमारे पास आनी थी लिमिट 0 से 3, मतलब 3 पे आंसर याद है किसी को कल क्या आया था? सर शायद -9। -9। यही आई थी ना वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, और पोजीशन अगर आपको याद है तो हमारी आई थी -8, क्यों 1 से -8 तक गया। कल वाला लेक्चर देखना, यही किया था हमने कल भी। यस सर, माइनस यही है सर। सो मैं इसीलिए इसको काइनेमैटिक्स से पहले करा रहा हूँ, बिकॉज ऐसी चीजों से कुछ न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। चाहे बोर्ड ने पिछले साल सिलेबस में नहीं रखा था, इस साल की अभी कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। सेकेंड वेव से पहले क्लैरिफिकेशन आ गई थी मार्च में कि इस साल रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं होगा, बिकॉज सेशन नॉर्मल चलेगा तो आपको रेगुलर सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बट बिकॉज फिर से वही सिचुएशन है जो लास्ट ईयर थी, तो अब पता नहीं बोर्ड क्या डिसाइड करता है, रिड्यूस्ड सिलेबस लगता है कि पूरा, तो हम मतलब ये मान के चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस करना है हमें, वैसे भी एंट्रेंस में पूरा ही आना है। अब एक फॉर्मूला किया हमने x raised to power n का। नेक्स्ट इज जैसे अब इसको यूज कैसे करना है, से इफ मैंने अब कहा कि हमारे को एक्सेलरेशन दी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, चेंज इन वेलोसिटी बताना है 2 सेकेंड्स में कितना होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 6 है तो 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी होगी कितनी। तो हमें ये गिवन है, and a is dv by dt। dv is, मेरे को बताओ इस इक्वेशन का फिजिकली मतलब क्या है, dv is equal to 6 dt। सर इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या कहते हैं हमारी टाइम इनटू डिस्टेंस। एक्सेलरेशन। क्या कुछ भी यार, 6 times dv क्या change है, time dv क्या है, वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन change वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी या टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज। टोटल चेंज इन वेलोसिटी। dv represents change in velocity which takes place in small time dt। छोटे से टाइम dt में इतनी वेलोसिटी चेंज करी है, हमने बताना है 2 सेकेंड्स में कितनी चेंज की, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टोटल चेंज इन वेलोसिटी मींस इंटीग्रेशन ऑफ dv, से इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, 6 dt, लिमिट 0 से 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलेगा? यस सर। यस सर। t raised to power 0 की इंटीग्रेशन टी। टी। t 6t, लिमिट 0 से 2, लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, t की जगह पहले क्या पुट करें,
2. और फिर माइनस 0 चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 12 इधर से 12. दूसरी साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो dv की इंटीग्रेशन v u to v तो v माइनस u इज इक्वल्स टू 12. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 6 meter per second. 6 meter per second. Final velocity after 2 seconds is 18 मीटर पर सेकंड. ये था आसान काम बिकॉज हमें a दिया है कांस्टेंट. a कांस्टेंट दिया है मतलब मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशन भी लगा सकता था. मेरे को देखो काइनेमैटिक्स में हमेशा 3 वेरिएबल दिए होंगे. काइनेमैटिक्स में 5 वेरिएबल्स होते हैं u v t a और s. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन. इनमें से अगर 3 दिए हो तो बाकी 2 निकल आते हैं. इस क्वेश्चन में हमें 2 दिए थे. हमें इनिशियल वेलोसिटी दी थी 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दी थी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, टाइम दिया था 2 सेकेंड्स. तो अगर मैं ये फॉर्मूला ही लगा देता सीधा इनिशियल वेलोसिटी 6, फाइनल 18, चेंज इन वेलोसिटी इज 12. ये सीधा हो सकता था. इस मेथड की जरूरत पड़ेगी जब एक्सेलरेशन वेरिएबल दी होगी बिकॉज फिर ये मेथड नहीं लगेगा. अगर मैं एक्सेलरेशन को 6 की जगह दे देता 60, फिर आप काइनेमैटिक्स की इक्वेशन नहीं लगा सकते. फिर आपको कैलकुलस मेथड ही लगाना पड़ेगा और फिर कैलकुलस मेथड से ही ये सॉल्व भी होगा. सो यू कैन, इसमें इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिए कि आपको लगेगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मतलब ऐसे भी तो आ जाना था. तो इस मेथड की जरूरत पड़ेगी जब a वेरिएबल होगा बिकॉज फिर आप ये नहीं यूज कर सकते इनमें से कोई भी इक्वेशंस. इन इक्वेशंस के लिए कंडीशन ही यही है कि a कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट. सर हाँ जी. सर आप वो फर्स्ट वाला मेथड प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे, वो समझ नहीं आया. यहां तक आया समझ? यस सर. dv इसमें क्या है? dv इज सर वेलोसिटी. नो, dv इज change in velocity. velocity which takes place in small time dt. ओके सर. तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी. तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया बिकॉज इसका बेसिकली जो मतलब है dv represents change in velocity in small time dt. And integration of dv implies total change in velocity. तो हमने इसलिए इंटीग्रेट किया है क्योंकि हमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी बताना था कितना है. और फिर ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है. 6 है तो 6 की इंटीग्रेशन 60 आ जाएगी. देखो इसमें कुछ पूछने वाला है तो. सर ये एलिटर क्या है? वो कैसे आया? ये एलिटर क्या होता है किसको पता है? सर एक अलग Alternative method. ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, इसको एलिटर लिखते हैं ऑल्टरनेट मेथड को. बिकॉज हम काफी बार ये यूज किया करेंगे एलिटर 1, एलिटर 2, एलिटर 3 कि एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड. बिकॉज नॉर्मल ब्रेन साइंस सेज कि अगर मैं आपको कोई मेथड सिखाता हूँ, बोर्ड पे मैंने किया, आपको समझ भी आ गया. फिजिक्स में मैं जनरल प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है, मैं बोर्ड पे करूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, पर वो मेथड आपको याद तब तक नहीं रहेगा जब तक आप उसे खुद यूज नहीं कर लोगे 2-3 बारी. दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. बिकॉज जब हम खुद किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं वी यूज अ कंसेप्ट ऑफ मार्कर्स. कि आप मार्कर्स लगाते जाते हो जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो.
कि यहाँ तक ऐसे करना है, फिर आपने एक अपने दिमाग में एक इमेज बना ली कि इसके बाद अगला स्टेप ये होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जब मैं करूंगा ना, वो मार्कर्स आपके ब्रेन में नहीं बनते। आप एक टिपिकल एग्जांपल ले सकते हो हाउ ब्रेन वर्क्स का, जैसे मैं नॉर्मल देता हूँ। अगर आप कार में बैठ के जा रहे हो किसी अननोन जगह पे, अननोन सिटी में किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, और आपके से फादर कार ड्राइव कर रहे हैं, मदर ड्राइव कर रही है, आप साथ बैठे हो, आपको वो रास्ता याद नहीं होता। पर किसी जगह पे आप खुद ड्राइव करके जाते हो ना, वो पहली बारी में याद हो जाता। द रीजन फॉर दैट इज, जब आप खुद करते हो तो आप ज्यादा अटेंटिव होते हो, आप मार्कर्स लगाते हो। आप रास्ते में जब जा रहे हो, कि बिकॉज आपको पता है आपने वापस भी आना है, तो आप रास्ते में मार्कर लगाते जाते हो कि इस पेड़ के बाद मुड़ना है, इसके बाद हमने राइट जाना है, इसके बाद लेफ्ट जाना है। दैट्स हाउ द फिजिक्स आल्सो वर्क्स, बिकॉज दिस इज ब्रेन साइंस की न्यूरो साइंस है। और ब्रेन को जितना एक्टिवेटेड स्टेट में रखोगे उतना अच्छे से काम करेगा, इसको जितना कम यूज करोगे उतना स्लो हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क इन योर ब्रेन। इफ यू डोंट यूज इट तो वो खराब, मतलब आपकी ब्रेन में प्रॉब्लम से अगर ए है से, और यहाँ इसका सोल्यूशन है, ए से बी तक जाने के देयर कैन बी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ वेज, नॉट फिजिक्स, जनरल लाइफ में ए से बी जाना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अगर आप ब्रेन को यूज करते हो तो न्यूरॉन नेटवर्क एक्टिव होता है। न्यूरॉन नेटवर्क एक्टिव होने का डेली लाइफ में मतलब कि आपके सारे रास्ते खुले हैं। बट अगर आप ब्रेन को यूज नहीं करते, न्यूरॉन नेटवर्क जाम होना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मल आप कई बार ही देखते हो, से ग्राउंड हाउस में बहुत सारे कच्चे रास्ते बने हुए हैं, जहां से लोग निकलते हैं वो रास्ता क्लियर रहता है, वहां पे कभी झाड़ियां नहीं उगती। और जिसको लोग यूज नहीं करते वहां झाड़ियां उग जाती हैं। ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। आप अगर न्यूरॉन नेटवर्क को यूज नहीं करोगे, ए से बी तक जाने के देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज, आप किसी भी रास्ते से जा सकते थे। यूज नहीं कर रहे तो यहाँ झाड़ियां उगनी शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ से चले, आगे रास्ता बंद है, इधर से चले, ये भी बंद है। अपना न्यूरॉन नेटवर्क जाम ना होने देना, चालू रखना इसको। सो एक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा तो फिजिक्स ज्यादा समझ आएगी, अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब मेरे को एक सम करके दिखा दो। तो हाँ जी। सर वो पिछली वाली शीट पे कौन सा सेकंड स्टेप था, प्लीज आप वो समझाओगे? वो वाला स्टेप नहीं समझ आ रहा कौन सा स्टेप? सर। जो 6, यस सर, ये वाला स्टेप, टी इज इक्वल डी टी टी रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है? सर 1। तो 1 को यहाँ 6 इंटू 1 था ना, 1 को मैंने टी रेज़ टू पावर जीरो लिख दिया। और टी रेज़ टू पावर जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी रेज़ टू पावर जीरो प्लस 1 ओवर जीरो प्लस 1, एक्स रेज़ टू पावर एन का फॉर्मूला। ओके सर। तो जब भी ऐसे आएगा ना कांस्टेंट, अगर मेरे पास ऐसे है मान लो, सम कांस्टेंट इनटू dt, तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा आएगी कांस्टेंट इनटू t। मैंने लिखा भी था पीछे फॉर्मूला, तो जैसे 6 dt है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 60। लिमिट्स हैं तो लिमिट्स डाल देंगे। 1 की इंटीग्रेशन 1t, 2 की इंटीग्रेशन 2t। तो जब भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 1 इंटू टी, 2 इंटू टी, 3 इंटू टी, जो भी कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेट कर दो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx लिमिट्स 1 to 3। करो सॉल्व, क्या आता है?
क्या है आंसर?